द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड और उससे जो विचार उभरते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस किताब के आप कह सकते हैं मुख्य संदेश, इसके फायदे और हाँ कुछ संभावित कमियों को भी सामने रखती है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या ये किताब वाकई लोगों की पैसे को लेकर सोच बदलने और फाइनेंशियल लिटरेसी की एक तरह से नींव रखने में कारगर है, जैसा कि स्रोत सामग्री इशारा करती है, या फिर इसकी जो सादगी है और ख़ास तौर पे जो अमेरिकी उदाहरण इसमें दिए गए हैं वो इसकी उपयोगिता को खासकर भारत जैसे माहौल में सीमित कर देते हैं। तो आज की चर्चा में मैं इस नज़रिए को रखूंगी कि ये किताब खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनकी सोच बदलने और बुनियादी उसूल समझने के लिए एक बेहद ज़रूरी जरिया है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि किताब का जो मूल विचार है वो ज़रूरत से ज़्यादा सरल है और इसके उदाहरण आप देखेंगे कि हर जगह फिट नहीं बैठते। इससे इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है खासकर भारतीय पाठकों के लिए वो काफी कम हो जाती है। देखिए, मेरा मानना है कि रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी खूबी इसकी पहुंच है। उन लोगों के लिए जो फाइनेंस की दुनिया से शायद थोड़ा डरते हैं या जिन्हें लगता है कि ये सब बहुत बहुत पेचीदा है, ये किताब एक दरवाजा खोलती है। इसकी जो सरल भाषा है, कहानी कहने का ढंग है, ये सब जटिल लगने वाली बातों को ना काफी आसान बना देता है। अक्सर फाइनेंस की बातें आंकड़ों और मुश्किल शब्दों में उलझी होती हैं। ये किताब उसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है और जैसा कि स्रोत सामग्री भी कहती है, इसका सबसे अहम योगदान है एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ करना। बिल्कुल सही। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब सुनने में ये भले ही बहुत बेसिक लगे, पर हकीकत ये है कि बहुत से लोग इस बुनियादी फर्क को अपनी जिंदगी में ठीक से लागू नहीं कर पाते। कई लोगों के लिए ये जानना एक आंखें खोलने वाला अनुभव होता है कि उनका महंगा घर या शायद नई गाड़ी असल में उनकी देनदारी है, संपत्ति नहीं। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि कैसे लोग अक्सर चीजें खरीदने को ही निवेश समझ लेते हैं और ये किताब उस सोच को सीधी चुनौती देती है। इसके अलावा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है खासकर भारत जैसे समाज में जहाँ नौकरी को बहुत अहमियत दी जाती है, ये किताब नौकरी की सुरक्षा वाली पारंपरिक सोच पर सवाल उठाती है। ये लोगों को सिर्फ एक तनख्वाह पर निर्भर रहने के बजाय पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो जो कहते हैं ना, पैसे का एहसास पैसे का काम करवाना, जैसा स्रोत भी कहता है, ये उस मानसिकता को बदलने की शुरुआत करती है जो मानती है कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी बस यही आर्थिक सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये लोगों को एम्प्लॉय माइंडसेट से निकालकर इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर माइंडसेट की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। और हाँ, स्रोत के मुताबिक परिचित स्थितियों जैसे नौकरी, घर, खर्चे, इनके उदाहरण इसे रिलेट करने लायक बनाते हैं। देनदारी का फर्क वो इतना बुनियादी है कि कुछ पाठक, जैसा स्रोत सामग्री में भी जिक्र है, वो महसूस करते हैं कि भाई पूरी किताब को इसी एक लाइन में समेटा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक पूरी किताब का विषय है? और इसी वजह से कई बार ये लगता है कि बाकी की जो किताब है वो इसी एक विचार का बहुत ज्यादा विस्तार है, जिसे स्रोत शायद बहुत बहुत विस्तार कहता है। देखिए, पाठक का समय और ध्यान दोनों सीमित है। क्या इसी बात को और प्रभावी ढंग से शायद कम शब्दों में नहीं कहा जा सकता था? क्या ये एक तरह का अति सरलीकरण नहीं है जो असल दुनिया की जो जटिलताएं उन्हें नजरअंदाज करता है? और इससे भी ज्यादा अहम मुद्दा जिस पर स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ इशारा करती है वो है उदाहरणों का अमेरिकी संदर्भ होना। किताब में रियल एस्टेट की बातें हैं, टैक्स बचाने के तरीके हैं, निवेश की जो रणनीतियां बताई गई हैं वो सब अमेरिकी सिस्टम पर आधारित है। स्रोत खुद कहता है, द प्रिंसिपल्स इन द बुक आर यूनिवर्सल बट द एप्लीकेशंस सजेस्टेड डोंट वर्क इन ऑल कॉन्टेक्स्ट्स। अब आप ही सोचिए, भारत में रियल एस्टेट मार्केट की हकीकत क्या है? यहाँ के किराया नियंत्रण कानून, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, लोन लेने की शर्तें, ये सब अमेरिका से कितने अलग हैं? जब सुझाए गए रास्ते ही यहाँ लागू नहीं होते तो सिर्फ सिद्धांत जान लेने से क्या हासिल होगा? पाठक कंफ्यूज हो सकता है या शायद गलत दिशा में भी जा सकता है। और एक और बड़ा खतरा है जिसे स्रोत संक्षिप्त समाधान यानी कि शॉर्टकट्स या फिर जल्दी अमीर बनने की मानसिकता से जोड़ता है।
किताब की जो कहानी कहने की शैली है, अमीर डैड का वो रहस्यमयी और कामयाब चित्रण, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना सकते हैं कि भाई अमीर बनना आसान है, बस कुछ सीक्रेट जानने की जरूरत है। जबकि हकीकत तो ये है कि संपत्ति बनाना एक लंबी, थोड़ी उबाऊ और अनुशासन भरी प्रक्रिया हो सकती है। तो क्या ये किताब अनजाने में लोगों को वित्तीय जोखिमों को कम आंकने या जरूरी मेहनत और रिसर्च से बचने के लिए प्रेरित करती है? स्रोत की वो जो सावधानी आवश्यक है वाली चेतावनी है, वो शायद इसी तरफ इशारा करती है। आपने सरलता पर सवाल उठाया और मैं मानती हूँ कि सिद्धांत सरल है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये सरलता जानबूझकर रखी गई है और यही इसकी असली ताकत है। देखिए, फाइनेंस की दुनिया को अक्सर जानबूझकर इतना जटिल बना दिया जाता है कि आम आदमी उससे दूर भागता है। ये किताब उस दीवार को तोड़ती है। संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना भले ही आसान लगे, पर ये वो पहली सीढ़ी है, वो पहला कदम है जो किसी व्यक्ति की पैसे को लेकर पूरी सोच बदल सकती है। ये उस मानसिक जड़ता को तोड़ती है जो हमें सिर्फ खर्च करने या बचाने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, निवेश करने के बारे में नहीं। इसे एक प्रवेश द्वार की तरह देखिए, खासकर उनके लिए जो शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि स्रोत भी मानता है, ये जटिल विषयों को पचाने लायक बनाती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि सरलता एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, बिल्कुल। पर मेरा सवाल जस का तस है, क्या ये सरलता अति सरलीकरण नहीं बन जाती? सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का फर्क जान लेना, क्या ये असल दुनिया में वित्तीय फैसले लेने के लिए काफी है? आप भारत में निवेश करने निकलेंगे तो आपको इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का असर समझना होगा, है ना? अलग अलग एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इनके जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल को जानना होगा, टैक्स के नियमों को समझना होगा, बाजार के उतार चढ़ाव से निपटना होगा। क्या ये किताब इन सब चीजों के लिए पाठक को तैयार करती है, या फिर उसे एक अधूरी समझ देकर छोड़ देती है जो शायद फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है? सिर्फ ये जानना कि एसेट खरीदो काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि कौन सा एसेट, कब, कैसे, कितने जोखिम पर और अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से कैसे चुने। किताब इस कैसे पर बहुत कम बात करती है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए दूसरे बिंदु पर आते हैं, वो उदाहरणों की प्रासंगिकता वाला। आपने सही कहा कि उदाहरण अमेरिकी हैं और स्रोत भी ये मानता है, लेकिन यहाँ मेरा तर्क थोड़ा अलग है। देखिए, उदाहरणों का मकसद किसी खास निवेश की नकल करना नहीं होता, बल्कि सिद्धांत को समझाना होता है। मिसाल के तौर पर किताब रियल एस्टेट से कैश फ्लो बनाने पर जोर देती है। अब हो सकता है अमेरिका में जिस तरह से ये होता है, भारत में ठीक वैसा न हो पाए, लेकिन मूल सिद्धांत यानी ऐसी संपत्ति बनाना जो आपको नियमित आमदनी दे, वो तो यूनिवर्सल है ना? पाठक से उम्मीद की जाती है कि वो इस सिद्धांत को समझे और फिर उसे अपने लोकल माहौल में लागू करने के तरीके ढूंढे। स्रोत भी कहता है कि इसे भारत अनुकूल बनाकर सोचना चाहिए। भारत में शायद ये रियल एस्टेट के बजाय डिविडेंड देने वाले अच्छे स्टॉक्स हों, या म्यूचुअल फंड SIPs हों, या शायद कोई छोटा बिजनेस हो। मुद्दा ये है कि आप अपनी कमाई का जरिया सिर्फ अपनी नौकरी तक सीमित न रखें। फोकस मानसिकता पर है, उस विशिष्ट अमेरिकी उदाहरण पर नहीं। मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि सिद्धांत शायद यूनिवर्सल हो, लेकिन व्यवहार में ये इतना आसान नहीं है। जब किताब बार बार अमेरिकी रियल एस्टेट या टैक्स लूप होल के उदाहरण देती है, तो एक आम भारतीय पाठक के लिए ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा, मैं इसे अपने यहाँ कैसे करूँ। मान लीजिए किताब लीवरेज यानी उधार लेकर रियल एस्टेट खरीदने की बात करती है। भारत में ब्याज दरें अलग हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो अलग हैं, किराए से होने वाली आय जिसे रेंटल यील्ड कहते हैं, ये सब अमेरिका से इतने अलग हैं कि वही रणनीति यहाँ आत्मघाती साबित हो सकती है। सिर्फ ये कह देना कि सिद्धांत समझो और खुद रास्ता निकालो, ये काफी नहीं है। एक अच्छी गाइड बुक को कम से कम कुछ दिशा तो दिखानी चाहिए कि स्थानीय परिस्थितियों में उन सिद्धांतों को कैसे ढाला जा सकता है। स्रोत जब कहता है एप्लीकेशन सजेस्टेड डोंट वर्क इन ऑल कंटेक्स्ट्स, तो ये एक बड़ी सीमा है, इसे मानना पड़ेगा। ये पाठक को सिर्फ सिद्धांत बताकर बीच मझधार में छोड़ देने जैसा है। उसे पता ही नहीं चलता कि भारत में अमीर डैड की तरह सोचने का मतलब असल में क्या है। यहाँ मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखिए, किताब का मकसद आपको स्पेसिफिक कैसे करें की लिस्ट देना नहीं है, बल्कि क्या सोचें ये बताना है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट की किताब है, कोई इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं।
इसका काम है आपको ये सोचने पर मजबूर करना कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकती हैं, अपने खर्च कैसे नियंत्रित कर सकती हैं और अपनी संपत्ति कैसे बना सकती हैं। एक बार ये सोच बदल जाए तो फिर कैसे के रास्ते इंसान खुद ढूंढता है, चाहे वो और किताबें पढ़कर हो, एक्सपर्ट से सलाह लेकर हो या खुद अनुभव करके। और ये हमें तीसरे बिंदु पर लाता है, मानसिकता में बदलाव बनाम वो जो आपने कहा शॉर्टकट की गलतफहमी। मेरा मानना है कि किताब का सबसे बड़ा योगदान यही है कि ये लोगों को उस नौकरी केंद्रित मानसिकता से बाहर निकालकर उद्यमी और निवेशक की तरह सोचने की प्रेरणा देती है। ये पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे आइडियाज को लोकप्रिय बनाती है। ये लॉन्ग टर्म सोच को बढ़ावा देती है। स्रोत भी इस बात को मानता है कि लेखक का इरादा सोच बदलने की शुरुआत करना है। प्रेरणा देना अच्छी बात है, बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के लिए ये किताब वाकई एक चिंगारी का काम करती होगी, लेकिन जैसा कि स्रोत भी स्वीकार करता है, यहाँ एक बड़ा जोखिम है कि इसे शॉर्टकट या जल्दी अमीर बनने की स्कीम समझ लिया जाए। किताब की कहानी कहने की शैली, अमीर डैड का वो लगभग जादुई चित्रण और गरीब डैड की लगातार आलोचना, क्या ये सब मिलकर एक ऐसी छवि नहीं बनाते कि अमीर बनना बस कुछ ट्रिक्स का खेल है और पारंपरिक रास्ता यानी पढ़ाई और नौकरी बेवकूफ़ी है? स्रोत में जो सावधानी आवश्यक है वाली बात है वो यही लागू होती है। असलियत में संपत्ति बनाने के लिए धैर्य चाहिए, लगातार सीखना पड़ता है, जोखिम प्रबंधन समझना होता है और अक्सर कड़ी मेहनत लगती है। मुझे चिंता है कि किताब की जो टोन है वो कभी-कभी इन चीजों को कमतर आंकती है। ये वित्तीय जोखिमों को भी बहुत हल्के में लेती हुई दिख सकती है। क्या ये अनजाने में लोगों को बिना पूरी तैयारी के बड़े रिस्क लेने के लिए उकसा सकती है, खासकर भारत में जहां वित्तीय साक्षरता का स्तर अभी भी हम जानते हैं उतना अच्छा नहीं है? ये और भी खतरनाक हो सकता है। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं तो मेरा मानना है कि रिच डैड पुअर डैड एक बेहद ज़रूरी और प्रेरणादायक किताब है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। ये पैसे को देखने का नजरिया बदल सकती है, संपत्ति बनाने और निष्क्रिय आय के महत्व को समझा सकती है। हाँ बिल्कुल, इसके अमेरिकी उदाहरणों को भारतीय संदर्भ में ढालने की जरूरत है और इसे एक संपूर्ण गाइडबुक नहीं मानना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत हैं, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना, वित्तीय शिक्षा पर जोर देना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक और मूल्यवान हैं। ये एक मजबूत नींव रखने में मदद करती है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हालांकि किताब कुछ बुनियादी जागरूकता पैदा कर सकती है, खासकर उस संपत्ति बनाम देनदारी के फर्क को लेकर, लेकिन इसकी जो अत्यधिक सरलता है, अमेरिकी उदाहरणों पर भारी निर्भरता और जल्दी अमीर बनो स्कीम के तौर पर गलत समझे जाने का जो खतरा है, वो इसकी उपयोगिता को काफी हद तक सीमित कर देता है। इसे पढ़ते समय एक आलोचनात्मक नजरिए की जरूरत है। जैसा स्रोत भी कहता है, इसके सिद्धांतों को अपने देश, समाज और कानून के हिसाब से बहुत सावधानी से परखना और लागू करना होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। हाँ, ये एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए और बहुत कुछ सीखना और करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम दोनों कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि वित्तीय समझ विकसित करना बेहद जरूरी है, और ये किताब, चाहे इसकी जितनी भी सीमाएं हों, इस जरूरी विषय पर एक व्यापक चर्चा तो शुरू करती ही है। हाँ बिल्कुल, और स्रोत सामग्री को देखते हुए शायद सही निष्कर्ष यही है कि किताब में क्षमता है, खासकर सोच बदलने या प्रेरणा देने के लिए, लेकिन इसे अंतिम सत्य या एकमात्र गाइड नहीं माना जा सकता। फाइनेंस का विषय बहुत गहरा और जटिल है। पाठकों को इसे पढ़ने के बाद और ज्यादा जानने, अलग अलग नजरिए समझने और सबसे जरूरी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों के हिसाब से जानकारी को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सिर्फ पहला कदम हो सकता है, पूरी यात्रा नहीं।